एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। बात करेंगे नए एक्सप्रेसवे की जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से देहरादून के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सौगात से दिल्ली वाले तो खुश हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री का क्या ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, कितनी बड़ी राहत मिलेगी, आप देखिए रिपोर्ट। अब दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी होगी। ये कोई हवाई नहीं, आज से हकीकत में बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली से देहरादून तक बना 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर यूपी के बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरेगा और उत्तराखंड के देहरादून में समाप्त होगा। करीब 12,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ आम लोगों के समय की बचत होगी, बल्कि राज्य के पर्यटन और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स को भी एक बड़ी रफ्तार मिलेगी। पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब ये सफर सिर्फ 2.5 घंटे यानी 150 मिनट में पूरा हो जाएगा। यानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी अब पहले से 3 गुना तेज कनेक्टेड हो जाएगी। देहरादून से दिल्ली की दूरी बहुत कम समय में 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी और उससे यहाँ आने वाले लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों को, आम नागरिकों को और पर्यटकों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। उनके लिए बहुत एक शानदार काम यहाँ पर हुआ है। और इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो राजा जी नेशनल पार्क में बना है, जिसमें जानवरों के लिए अंडरपास भी बनाए गए हैं। पर्यावरण के साथ विकास का ये बेहतरीन मॉडल है। एक सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि इकोलॉजी को बचाते हुए विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक प्रमाण भी है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की। कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो पर्यावरण और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिहाज से बनाया गया है। इसकी लंबाई तकरीबन 14 किलोमीटर है और ये एशिया का सबसे लंबा ग्रीन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर माना जा रहा है। यह पूरा एलिवेटेड हिस्सा सहारनपुर के गणेशपुर से शुरू होकर उत्तराखंड के डाटकाली क्षेत्र तक जाता है। यह राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है ताकि हाथी, बाघ और अन्य वन्य जीवी यहाँ से नीचे से होकर गुजर सकें। देखिए, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये 154 पिलर हैं इस पूरे रास्ते में और यहाँ पर आने वाले समय में जो तकलीफ होती थी, वन्य जीवियों को परेशानी होती थी, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते थे, अब उनसे इन सब चीज़ों से निजात मिल पाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता को सौंपेंगे। एक बार पीएम मोदी के आज के इस कार्यक्रम को भी समझ लीजिए। सुबह लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के ऊंचे खंड पर बने वन्य जीव गलियारे की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सुबह लगभग 11:40 पर प्रधानमंत्री देहरादून के पास स्थित जय मां दात काली मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। फिर 12:30 बजे प्रधानमंत्री देहरादून में एक सार्वजनिक समारोह में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का 12 किलोमीटर लंबा रोड शो ऐतिहासिक होगा, जिसमें कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर खड़े होकर पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत करेंगे। रोड शो के बाद जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों लोग शिरकत करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, ये 2047 के विकसित भारत का एक ट्रेलर है। बुलेटिन में आगे आपको
और चलिए बात करते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर अगले सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आज ममता बनर्जी की 3 रैलियां होने वाली हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। 3 रैलियां अमित शाह के प्रस्तावित है, एक रोड शो भी वो करने वाले हैं। राहुल गांधी की बात करें तो वो भी आज 3 जगहों पर रैलियां करने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं पश्चिम बंगाल में चुनावों से ठीक पहले, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में रैलियों का शोर दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है और सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में आज तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हुंकार भरने वाले हैं। यूं तो बंगाल में विधानसभा चुनाव की लड़ाई मुख्य तौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता को चुनौती देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस अकेले ही राज्य में चुनाव में मैदान में उतरी हुई है और अपनी पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा के नेता विपक्ष मैदान में हैं। राहुल गांधी की आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं। राहुल सबसे पहले दोपहर 12 बजे रायगंज, दोपहर 1:30 बजे मालदा और दोपहर 3 बजे मुर्शिदाबाद में जनसभा करेंगे। सीएम ममता अपने विरोधियों को अकेले ही जवाब दे रही हैं और तृणमूल कांग्रेस को इस बार भी ममता के चेहरे पर फिर से सत्ता में रहने की उम्मीद है। पार्टी के मिशन को पूरा करने के लिए दीदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी घाटल, तामलुक और हावड़ा सदर में प्रचार करेंगी तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मोइनागुड़ी में सार्वजनिक बैठक और कूच बिहार में रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं। गृह मंत्री शाह भी अपनी पार्टी के अभियान को लगातार धार दे रहे हैं। अमित शाह आज सुबह 11:30 बजे कालीगंज, दोपहर 1 बजे दक्षिण दिनाजपुर, दोपहर 2:15 बजे मणिकचक और दोपहर 3:30 बजे मालदा नॉर्थ में जनसभा करेंगे। इससे पहले शाह ने सोमवार को दुर्गापुर में भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। शाह के इस रोड शो में सड़कों पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। बंगाल की जनता निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन करने जा रही है और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, वो सुनिश्चित। बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्पीकिंग, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं, जिसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के बर्धमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। और इस बीच हमारी सहयोगी प्रज्ञा ने अमित शाह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, आप भी सुनिए। अमित शाह जी, ये जो आपको आज यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है, इसकी असेसमेंट आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, बंगाल में धीरे धीरे इलेक्शन आगे बढ़ते दीदी के प्रति गुस्सा और गुस्से से आगे बढ़कर घृणा तक की वातावरण पहुंच गया है। पूरा बंगाल मैं सब जगह आया, रार बंगला में जाकर आया, कल उत्तर बंग में भी जा रहा हूं। हर जगह पे इसी प्रकार का हुजूम दिखाई पड़ता है और टीएमसी की सरकार को हटाने का मन बंगाल की जनता बनाकर बैठी। आपने जनता पे भरोसा दिया है, पर ममता दीदी को भय है, कह रही है डिलिमिटेशन होगा तो बंगाल के 3 टुकड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबा इतिहास है। हम केंद्र में अब तक 18 साल शासन में रहे हैं और 21 से ज्यादा राज्यों में हमने शासन संभाला है। कहीं किसी का टुकड़ा नहीं हुआ। टुकड़े की मानसिकता टीएमसी की है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। वो अपनी हर रैली में जाती है और एसआईआर को स्कैम बताती है, कहती है हिंदुओं के वोट भी काटे गए हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदू वोट की जरूरत उन्हें नजर आ रही है? देखिए, जहां तक एसआईआर का सवाल है, वो इलेक्शन कमीशन पर तो आरोप लगाए, मैं समझ सकता हूं, मगर अब वो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर तो न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर कर नहीं रहे। तो ममता जी क्या न्यायपालिका को भी नहीं मानेगी
वो उनको स्पष्ट कर देंगे। अमित शाह जी, आखिरी सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो रही है, आपको लगता है खड़गे जी जिस तरीके से ममता बनर्जी इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रही है पॉलिटिकल माइलेज है? देखिए, हम तो सबको अपील करते हैं कि पार्लियामेंट का एक संयुक्त वादा था कि इस देश की मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। सबने साथ मिलकर वो वादे को पूरा। अभी राज्य पश्चिम बंगाल से एक और खबर सामने आई है, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोला है। इस दौरान अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत की भविष्यवाणी की और साथ ही साथ कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव रण में एसपी का डायरेक्ट स्टेक तो नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने में पीछे नहीं है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने यूपी के सुल्तानपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उनकी तुलना नकली संत से कर दी और बंगाल की जनता को सतर्क रहने की नसीहत भी दे दी। किसी ने कहेगा ये नकली संत हैं, ये नकली संत हैं। पूरे देश को ये जानना चाहिए, और जिन ने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुना है, रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहन करके कोई आया था और माँ सीता को चुरा के ले गया था। इसलिए बंगाल के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, रामायण को याद करें कि उसमें एक संत बन करके कोई आया था, उस सीता माँ को हरण कर लिया था। इसलिए सावधान रहे ऐसे लोगों से जो पहनावा दूसरा पहन करके आते हैं। ये नकली संत लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे तो अगले महीने यानी 4 मई को आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव का पूरा भरोसा ममता बनर्जी की जीत का है। वहां पर ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आदरणीय ममता बनर्जी जी जीतने जा रही हैं, और जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है वोटिंग का, वो ये साबित करता है कि सरकारों के खिलाफ वोट पड़ा है, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। बीजेपी की जो हार होने जा रही है, जहां वोट पड़ चुका है, उसको छिपाने के लिए ये सब तंत्र और मंत्र और पूरा प्रशासन लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही। बीजेपी पीछे है, इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया। ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर तरह का दबाव। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। मीडिया से बातचीत में उन्होंने यूपी का भी मुद्दा उठाया और बीजेपी सरकार पर यूपी को लूटने और खसोटने का बड़ा आरोप भी लगा दिया। और चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कि मिल रही है बिहार से, क्योंकि बिहार में आज नए सीएम के इनाम का ऐलान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा आज देने वाले हैं। तो राज्यपाल को आज उनके द्वारा इस्तीफा सौंपा जाना है। लगातार सवाल बरकरार है कि आखिरकार अब बिहार की कमान कौन संभालेगा। तो नई सरकार को लेकर के बड़ी खबर है। इसी बीच जानकारी ये भी सामने आई कि बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी रहेगी, और ऐसे में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि बिहार में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होने वाला है और क्या कुछ खास होने वाला है बिहार की सियासत में। आज आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिलने वाला है। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मौजूदा कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। राज्य में सबसे अधिक समय तक और रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाले सीएम नीतीश कुमार आज सूबे की कमान छोड़ने वाले हैं। सुबह 11 बजे नीतीश कुमार आखिरी स्टेट कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद वो शाम को बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिस पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने नीतीश पर हमला बोल दिया है। इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो इस्तीफा देने जा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, लोग कुर्सी पे बैठता है, वो कुर्सी छोड़ के भाग रहे हैं। राज्य में नई सियासी पटकथा लिखे जाने की भी तैयारी है। आज शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की अहम बैठक है, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा और उसे ही बिहार में सीएम की कुर्सी मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे आगे माने जा रहे हैं, लेकिन अब तक उनके नाम पर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। पर इसको लेकर बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल दिया है।
फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी या गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना वहां। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव जवाब देने के लिए आगे आए और कहा कि बिहार में जो मुख्यमंत्री बने, शासन का कामकाज नीतीश मॉडल पर ही चलेगा। जिस तरह से 20 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को विकास की गति मिली है और सबके लिए उन्होंने जो काम किया है, इतिहास गवाह है, और वो कभी जो अमिट छाप छोड़ा है काम के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रूप में, वो कभी मिटने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि वो केंद्र में राज्यसभा के रूप में जरूर गए हैं, मगर उनके मार्गदर्शन में भी अगली जो बनेगी सरकार, उन्हीं के मार्गदर्शन में, निर्देशन में चलेगी और उनके भाव के अनुकूल ही सरकार काम करके बिहार के जनता का कल्याण करेगी। और जो उनका सपना है कि 2030 तक हम विकसित बिहार बनाएं, उस सपने को साकार करेगी। वहीं बीजेपी ने भी विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बनाया है। बिहार में नई सरकार की ताजपोशी की तारीख और समय सब मुकर्रर हो गया है। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले बिहार का सीएम कौन बनेगा, इस पर दिन भर सूबे में सियासी हलचल देखने को मिलेगी। और चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की, क्योंकि आज देश भर में 135वीं जयंती मनाई जा रही है और आज का दिन संविधान के निर्माता को समर्पित माना जाता है। आज के दिन न्याय और साथ साथ में समानता के संदेश को आगे बढ़ाया जाता है और भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। लेकिन बाबा साहब की जयंती को लेकर के एक बार फिर से यूपी में सियासत चरम पर नजर आ रही है, चाहे वो भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा बीएसपी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए दलित वोटर्स को कैसे साधने में जुटे हुई है। आप देखिए पूरी खबर रिपोर्ट में। यूपी में तो अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन अंबेडकर के नाम के बहाने अभी से दलित वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। देश एक तरफ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर पर सियासी रोटी सेकने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सभी अंबेडकर के नाम को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी ने जिला इकाइयों पर अंबेडकर जयंती मनाने का ऐलान किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अंबेडकर को नमन किया जाएगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो अंबेडकर पार्क जाकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगी, तो बीजेपी ने भीमराव अंबेडकर को अपने तरीके से याद करने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। बीजेपी ने इससे पहले सोमवार को दीपोत्सव के जरिए बाबा साहब को याद किया और पूर्व की एसपी सरकार पर भी निशाना साधा। केवल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से घड़ियाली आंसू बहाती। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सूबे में रही है, कभी भी इन्होंने दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों का सर्वाधिक उत्पीड़न समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने पूरी जिंदगी सामाजिक समरसता और समानता की लड़ाई लड़ी। वो सभी का साथ और सभी का विकास पर यकीन रखते थे और यही वजह रही कि वो किसी भी पार्टी से बंधकर नहीं रहे। लेकिन सभी दल अंबेडकर के नाम पर सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी अंबेडकर को अपना बताने में लगी है और अंबेडकर के नाम पर दलितों को साधने में लगी हुई है।